क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक हो रही थी वो अपने पता चल ही गया कि अपन ने 20 की जगह क्या रख दिया था, वहाँ 2 रख दिया था। तो यहाँ अपने आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपन से कहाँ मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है उसका आइडिया अपन को लग जाता है क्वेश्चन जब अपन सोल्व करते हैं। देखिएगा भैया अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखें। एग्जाम्पल नंबर 5.10 5वें चैप्टर का 10वां क्वेश्चन है। 10वां जो एग्जाम्पल है उसे अपन सोल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा वो है क्या क्वेश्चन। 300 मीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 300 मीटर त्रिज्या वाले, यानी कि पथ की त्रिज्या अपन को क्या दे रखी है 300 मीटर। 300 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार दौड़ के मैदान का, त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार दौड़ के मैदान का, 300 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार दौड़ के मैदान का ढाल 15 डिग्री है। मैदान का ढाल 15 डिग्री है। ढाल 15 डिग्री है यानी उसका करवट कोण कितना डिग्री दे दिया है इन्होंने, 15 डिग्री दे दिया है। करवट कोण का मान अपन को इस क्वेश्चन में 15 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि थीटा 15 डिग्री आ गया है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान होगा। tan 15 का मान अपन को भी पता होना चाहिए 0.268, जिसे अपन 0.27 ले लेते हैं लगभग। 300 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार दौड़ के मैदान का ढाल क्या है 15 डिग्री है। यदि पथ और रेसर वाहनों के बीच घर्षण गुणांक, यदि पथ और रेस कार वाहनों यदि पथ और रेस कार वाहनों के बीच, यदि पथ और रेस कार वाहनों के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है, के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है, ये अपन को दिया गया है। तो देखिए क्या क्या ज्ञात करवा रहे हैं। नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं टायरों को घिसने से बचाने के लिए अनुकूल चाल। नंबर फर्स्ट टायरों को घिसने से बचाने के लिए, टायरों को घिसने से बचाने के लिए अनुकूल चाल, यानी कि इष्टतम चाल, या यूं कह सकते हैं ऑप्टिमम स्पीड, बचाने के लिए अनुकूल चाल। एक तो ये ज्ञात करनी है अपन को, तथा नंबर सेकंड क्या पूछ रहे हैं, देखिए भाई एक तो ये पूछा है टायर को घिसने से बचाने के लिए अनुकूल चाल। सेकंड पूछ रहे हैं फिसलने से बचाने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल। फिसलने से बचाने के लिए, फिसलने से बचाने के लिए अधिकतम
के लिए अधिकतम अनुमेय चाल, ये लो, ये दोनों चाल अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये लीजिए, यहां अपन एग्जाम्पल पूरे करने जा रहे हैं। 300 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार दौड़ के मैदान का ढाल 15 डिग्री है। यदि पथ और रेस कार वाहनों के बीच घर्षण गुणांक भी कितना है, 0.2 है, तो एक तो टायरों को घिसने से बचाने के लिए अनुकूल चाल निकालनी है, और एक फिसलने से बचाने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल भी निकालनी है। यानी दो चालें अपन को इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। वही तरीका क्वेश्चन को सबसे पहले अपन उसके डाटा लिखे कि क्या क्या आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो है 300 मीटर। ढाल आपको दी है थीटा बराबर इस क्वेश्चन में 15 डिग्री। पथ और रेसर वाहनों के बीच घर्षण गुणांक मैंने मान लिया म्यू है, तो वह है 0.2। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, पहले तो अपन को क्या निकालनी है भाई, v ज्ञात करना है। और याद करो, v का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि जीर्ण शीर्ण से बचने के लिए v = rg tan थीटा, यही एक फॉर्मूला था, अपन निकाल चुके थे भाई। तो देखिए, r की वैल्यू कितनी दी है आपको, 300। g की वैल्यू ले ले आप 9.8, अगर g, और फिर आ गया है tan 15 डिग्री। अगर g को आपने 9.8 लिया है तो भाई tan 15 का भी पूरा पूरा मान लें आप, और वो मान मैंने बताया था आपको 0.268। यहां सोल्व कर रहे हैं भाई, आगे के भाग को देखो। तो v = पूरे की आप इसकी कैलकुलेशन करें तो ये अप्रोक्स आपके पास आएगा 28.1। मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा रहा आपके, ताकि आपका समय बचे। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपके आंसर ये 28.1 मीटर पर सेकेंड ही इसके अंदर क्या आएगा, आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं, फिसलने से बचाने। देखो, यहां तो था टायरों को घिसने से बचाने के लिए, और यहां है फिसलने से बचाने के लिए। फिसलने से बचाने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल पूछ रहे हैं। तो देखिए भैया, इसका फॉर्मूला क्या है, v मैक्सिमम अपन पढ़ चुके हैं, v मैक्सिमम = √rg। v मैक्सिमम √rg म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा अपोन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये लो, ये फॉर्मूला था v मैक्सिमम के लिए। v मैक्सिमम √rg ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा अपोन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए। देखो, r की वैल्यू 300, g की वैल्यू 9.8 है, म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.2 प्लस tan 15, 1 माइनस 0.2 और ये tan 15। देखो, आप गौर करें कि ये कोण बहुत छोटा होता है, करवट कोण। अब आप यहां कैलकुलेशन कर रहे हैं बस। $300, 9.8, 0.2, tan 15 मैंने अभी वैल्यू बताई कि 0.268। भाई देखो, अपन ने ध्यान हो तो एक क्वेश्चन में 0.27 लिख दिया था, कि 0.268 है, राउंडिंग करके अपन इसे क्या लिख दिया था, 0.27। कौन सा एक क्वेश्चन था, याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर अपन ने सोल्व किया था 5.8, यानी कि जिसमें विश्राम कोण का मान दे रखा था कि कोण 15 डिग्री है, और विश्राम कोण जब 15 डिग्री दे रखा था और उसके लिए पूछ रहे थे स्थिति घर्षण गुणांक का मान। तो मैंने क्या कहा था, स्थिति घर्षण गुणांक का मान जो विश्राम कोण है उसकी स्पर्श जाके इक्वल होता है, यानी कि μs = tan थीटा, और थीटा का मान 15 डिग्री रखा, तो वहां मैंने tan 15 की वैल्यू 0.27 कर दी थी, क्योंकि अप्रॉक्स यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू 0.268 है, जिसे अपन 0.27 कह सकते हैं। अब देखिएगा, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.268। अब भैया आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए। अगर अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू आती है 38.1। यहां तो आया था 28.1 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगी 38.1
0.1 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, दोनों ही वेलोसिटी अपन ने निकाल ली है। यहाँ अपने ये एग्जाम्पल्स अपन ने जो थे इस चैप्टर के, 5वें चैप्टर के एग्जाम्पल्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन इसके बाद जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उनकी बातें करेंगे और एक यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना उसको और थोड़ा सा सीख के उसके बाद फिर जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे भाई। अनसोल्व्ड क्वेश्चन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है भाई। क्वेश्चनों की संख्या वो ज्यादा है, इसलिए उनमें थोड़ा अपन को समय लगेगा। फिर ये चैप्टर आपका क्या है, फिनिश हो गया, कंप्लीट, थ्योरेटिकली कंप्लीट अपन ने कर लिया है। देखिए अपन चैप्टर नंबर जो 5th था जिसको अपन सोल्व कर रहे थे, गति के नियम वाला जो अध्याय था, इस चैप्टर में मैंने सारे जो जितने भी कंटेंट्स थे सारे कंटेंट्स हम देख लिए। इसमें लास्ट कंटेंट्स जो अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है वो है यांत्रिकी में समस्याओं को सोल्व करना, यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना, यानी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है मैकेनिज्म में, उनको क्वेश्चनों को अपन को सोल्व करना होता है। तो इसके लिए न्यूटन के जो अपने पास नियम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उन नियमों को अपन किस तरह से उसमें अप्लाई करते हैं ये अपन को इसके अंदर जानना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अपन समझ पाएंगे इसके एक एग्जाम्पल की सहायता से। पहले उन स्टेप्स को, उन चरणों को, या यूं कह सकते हैं उन पदों को अपन लिख लें जिनका कि अपन इसमें उपयोग करते हैं। तो देखो लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो लास्ट टॉपिक है अपने पास यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना, या अपन कह सकते हैं सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना, यानी कि सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी में समस्या को हल करना। तो देखो इसके लिए अपन क्या क्या पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं वो आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं, किन किन पॉइंट्स को अपन को फॉलो करना है। तो देखिए यांत्रिकी में गति के तीनों नियमों, यांत्रिकी में गति के तीनों नियमों की सहायता से, तीनों नियमों की सहायता से समस्याओं, यांत्रिकी में तीनों नियमों की सहायता से समस्याओं को हल किया जाता है, समस्याओं को हल किया जाता है, जिसके स्टेप्स या चरण निम्न है, ये कह सकते हैं जिसके किया जाता है यांत्रिकी में गति के तीनों नियमों की सहायता से समस्याओं को हल किया जाता है, समस्याओं को हल किया जाता है, जिसके प्रमुख पद, ये कह सकते हैं जिसके निम्न पद हैं, यानी कि उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ये कह सकते हैं निम्न क्या है उसके चरण हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं उसमें देखिएगा, नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप्स जो यूज करते हैं अपन वो है पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु योजनाबद्ध आरेख खींचना,
विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु योजनाबद्ध आरेख खींचिए। सबसे पहला तो ये स्टेप है अपन को, क्या है स्टेप? पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु योजनाबद्ध आरेख खींचिए। दूसरा जो स्टेप्स है, सेकंड स्टेप में अपन लेते हैं योजनाबद्ध आरेख खींचने के बाद संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को, संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को, यही कह सकते हैं संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। यानी अपन को क्या करना, उसको निकाय के रूप में सेलेक्ट करना है। तीसरा देखिएगा, संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। दो अपन ने स्टेप्स देख लिए। तीसरा स्टेप है एक पृथक आरेख खींचिए। एक पृथक आरेख खींचिए। एक पृथक आरेख खींचना है अपन को एक अलग से। एक पृथक आरेख खींचिए। नंबर थर्ड स्टेप जो अपन देख रहे हैं, एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय, जिसमें केवल एक निकाय। एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय हो। क्या कह रहा हूं मैं? एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा, एक निकाय तथा पिंड के शेष भागों द्वारा। एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के शेष भागों द्वारा, क्या कहा मैंने? तथा पिंड के एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के, इसको लाइन को पूरा कर लें, तथा पिंड के संयोजन के एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा, पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित, शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। देखिएगा, एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। ये अपने तीसरा चरण या तीसरा पद है वो अपने लिखा है। इसी में एक पॉइंट और अपन ऐड कर लेते हैं। इस बल निर्देशांक आरेख कहते हैं, जो दर्शाते हैं अपन, इसे ही क्या कहते हैं? इसे बल निर्देशांक, यानी जिसे अपन कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसे बल निर्देशक यानी फ्री बॉडी डायग्राम, शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो। इसे बल निर्देशांक आरेख
इसे अपन क्या कहेंगे, बल निर्देशांक आरेख कहते हैं। तो देखिएगा अपन ने 3 स्टेप्स देखी हैं समस्याओं को हल करने के लिए। थर्ड जो स्टेप्स है उसमें मैंने क्या कहा, एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो, इसे बल निर्देशांक आरेख कहते हैं, यानी फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ये अपन ने इसमें लिख लिया है। अब देखिएगा नंबर 4, 3 स्टेप्स अपन ने जान ली। चौथी स्टेप से अपन क्या कह रहे हैं, बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं शामिल कीजिए, बल निर्देशांक आरेख में, बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं, केवल वही सूचनाएं सम्मिलित कीजिए। बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं सम्मिलित कीजिए जो या तो दी गई है, कीजिए जो या तो दी गई है। बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं सम्मिलित कीजिए जो या तो दी गई है या जो निर्विवाद निश्चित हो, या जो निर्विवाद निश्चित हो, यानी कि जो या तो दी गई है अपन को क्वेश्चन में, या जो निर्विवाद क्या हो, निश्चित हो। शेष को अज्ञात मानकर, शेष जो है जो भी बच गया उसको अपन अज्ञात मानकर गति के नियमों द्वारा ज्ञात करते हैं। शेष को अज्ञात मानकर गति के नियमों, गति के नियमों द्वारा ज्ञात करते हैं। यहां अपने पास 4 स्टेप्स हो गए। नंबर 5 और लास्ट स्टेप्स की जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो ये है, मैंने चौथे में बता दिया, अज्ञात मानकर गति के नियमों द्वारा क्या करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं। 5वीं स्टेप है संयोजन के अन्य निकाय के लिए, जो अन्य निकाय है संयोजन के अन्य निकाय के लिए, संयोजन के अन्य निकाय के लिए न्यूटन का तृतीय नियम प्रयुक्त कीजिए। के लिए न्यूटन का तृतीय नियम प्रयुक्त कीजिए। ये लो देखो, वैसे अपन ने ये 5 जो स्टेप्स लिखी हैं वैसे इन स्टेप्स को अपन यूज कर चुके हैं। इससे पहले जो अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, न्यूमेरिकल जो कुछ क्वेश्चन अपन ने जो सोल्व किए थे, उनके अंदर अपन इन कॉन्सेप्ट को अपन यूज कर चुके हैं। लेकिन अपन बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अपने सिलेबस की जो बुक है एनसीईआरटी बुक में, उसमें हेडिंग है यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। तो उसकी जो स्टेप्स है उनको अब अपन ने लिखा है, जैसे बुक्स के अंदर है, अपनी बुक में है, उस अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है। तो देखिएगा अपन ने इसमें क्या देखा, यांत्रिकी में समस्या को हल करने के अंदर 5 पॉइंट है। मैंने क्या लिखा, यांत्रिकी में गति के तीनों नियमों की सहायता से समस्याओं को हल किया जाता है, जिसके निम्न पद है, यानी कि क्या क्या स्टेप्स हैं या निम्न चरण है, कुछ भी आप कह दीजिए। पहला, पिंडों के संयोजन के विभिन्न भागों को दर्शाने हेतु योजनाबद्ध आरेख खींचिए। पहला तो ये। दूसरा स्टेप्स क्या है, संयोजन के किसी सुविधाजनक भाग को निकाय के रूप में चुनिए। थर्ड, एक पृथक आरेख खींचिए जिसमें केवल एक निकाय तथा पिंड के संयोजन के शेष भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को सम्मिलित करके दर्शाया गया हो, इसे बल निर्देशांक आरेख कहते हैं।
चौथा, बल निर्देशांक आरेख में केवल वही सूचनाएं सम्मिलित कीजिए जो या तो दी गई है या जो निर्विवाद निश्चित हो, कांस्टेंट हो, शेष को अज्ञात मानकर गति के नियमों द्वारा ज्ञात करते हैं। पांचवा और लास्ट स्टेप, संयोजन के अन्य निकाय के लिए न्यूटन का तृतीय नियम प्रयुक्त कीजिए। ये 5 नियम मान लो, ये 5 कॉन्सेप्ट मान लो, या 5 चरण मान लें, 5 पद मान लें, वो ये है। अब इसको अपन कैसे क्लियर कर लें, इसके लिए अपनी बुक में जो एक एग्जाम्पल है, यानी लास्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5.12, यानी 5वें चैप्टर का 12वां एग्जाम्पल, वो जो 5.12 एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से अपन इन जो समस्याओं को हल करने की जो मैंने स्टेप्स बताई है यांत्रिकी में, उसमें अपन किस प्रकार इनको अप्लाई कर रहे हैं, वो वहां चीज अपने क्या होगी, क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जो अपन है, अब अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो एग्जाम्पल नंबर 5.12 है। उससे अपने पास ये चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैं इन स्टेप्स को अपन को कैसे यूज करना होता है, कि किस प्रकार की ये स्टेप्स हैं। यहां अपने पास ये ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होंगी, क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट जो है, जब अपन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो ही उस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्लियर होती है अपने पास। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। समस्याओं को हल करने के जो चरण या स्टेप्स अपन को दिए हुए हैं, उन स्टेप्स को जब अपन यूज करेंगे तो अपने पास ये चीज एग्जैक्टली जो है अपने पास क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब अपन उस एग्जाम्पल नंबर 5.12 को लिखते हैं। क्या वो क्वेश्चन कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर है 5.12। अब उस एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या चीज अपन को दी हुई है वो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर, किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर, देखो ये अपनी ही बुक का उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5.12 एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा है। किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा गया है। किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा गया है। फिर इसी में आगे क्या कह रहे हैं, देखो, जब इस गुटके के ऊपर इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का बेलन रखा जाता है। जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का बेलन रखा जाता है। जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का बेलन रखा जाता है तो फर्श रखा जाता है तो बेलन 25 किलोग्राम बेलन रखते ही फर्श क्या होता है, नीचे धंस जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं लोहे का बेलन रखा जाता है तो फर्श
स्थिति गति से नीचे धंसता है, तो फर्श नीचे धंसता है, यूं लिख देते हैं अपन। तो फर्श नीचे धंसता है, फर्श क्या हो गया भाई, नीचे धंस जाता है। तथा गुटका व बेलन एक साथ नीचे धंसता है, तथा गुटका व बेलन एक साथ, तथा गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जाते हैं। त्वरण से नीचे जाते हैं, तो फर्श नीचे धंसता है तथा गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से क्या होते हैं, ये नीचे जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भाई। गुटके की फर्श पर क्रिया, गुटके की फर्श पर क्रिया दो स्थितियों में पूछ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, अब इस क्वेश्चन के पार्ट हैं, देखो। किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा गया है। जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का बेलन रखा जाता है तो फर्श नीचे धंसता है तथा गुटका व बेलन एक साथ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया, गुटके की फर्श पर क्रिया किस किस स्थिति में पूछ रहे हैं। नंबर फर्स्ट, फर्श के धंसने से पूर्व, फर्श के धंसने से पूर्व, एक तो यहां अपन को निकालनी है। नंबर सेकंड, एक तो ये पूछ रहे हैं फर्श के धंसने से पूर्व क्रिया। नंबर सेकंड, फर्श धंसने के पश्चात, फर्श के धंसने के पश्चात क्या है, ये लो, एक तो ये है। फिर इसी के अंदर नंबर थर्ड और पूछ रहे हैं, समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया युगलों, जो युगल हैं उनको पहचानिए, पेयर्स को। नंबर थर्ड, समस्या में जो अपन को प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया युगलों, या यूं कह सकते हैं पेयर्स या जोड़ों को, या जोड़ कह दें, जोड़ों को, पेयर्स को, युगलों को पहचानिए। पहचानिए, ये अपने पास दिया हुआ है भाई। और साथ में जो गुरुत्वीय त्वरण है इसकी वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपन को दिया हुआ है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या और कैसे है, क्या क्वेश्चन है, किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका रखा गया है। जब लकड़ी का गुटका रखा गया तब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब जैसे ही इस लकड़ी के गुटके के ऊपर, इस लकड़ी के गुटके के ऊपर इन्होंने जैसे ही 25 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या रख दिया, एक बेलन रख दिया, धातु का, लोहे का बेलन रख दिया, तो फर्श क्या हो गया, नीचे धंस गया। तो ये पूछ रहे हैं कि और वो जिस दर से धंसा है तथा गुटका और बेलन एक साथ, गुटका और बेलन एक साथ 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जाते हैं। गुटके की फर्श पर क्रिया, फर्श के धंसने से पूर्व, तथा देते हैं, तथा फर्श के धंसने के पश्चात क्या है। और नंबर थर्ड पूछा जा रहा है, समस्या में क्रिया प्रतिक्रिया युगलों को पहचानिए। आप तो देखिए भाई, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। सिंपल क्वेश्चन है, अपन इसकी कंप्लीट टोटल थ्योरी को लिखेंगे ताकि अपने पास एक एक स्टेप्स को मैं इसमें लिखूंगा थ्योरी की, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहे, बार बार पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं पड़े, एक बार में ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप उसे एज इट ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, देखिएगा।
इस प्रॉब्लम को या समस्या को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहली स्थिति के अंदर ये देखो मेरे पास ये कोई फर्श है, इस फर्श के ऊपर ये लकड़ी का गुटका मैंने रखा हुआ है, ये पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति, अब मैं इसके अंदर क्या देखता हूं कि इसके ऊपर लगने वाले बल। सबसे पहले तो देखो सिंपल, अपन ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, वैसे अपन जान चुके हैं। इसका भार लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। भार कितना होगा इसका? mg। भाई भार कितना है? mg। अब mg अगर भार है, यानी कि भार से तात्पर्य हो गया गुरुत्वीय बल, तो भार या गुरुत्वीय बल जो अपने पास mg है, m की वैल्यू कितनी दी हुई है गुटके की? 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। और g की वैल्यू कितनी है? 10, यानी कि 2 × 10 = 20 न्यूटन। तो ये होगा। और इसी का अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस पर कहां लग जाएगा? ऊपर की ओर। तो ये लो भाई, गुटके के लिए अपन आरेख की बात करें तो इस तरह से अपन उसके आरेख को शो कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले ये इसका भार नीचे की ओर लगेगा, और ये भार कितना होगा भाई? mg = m कितना है? 2, g है 10 = 20 न्यूटन। और इसी का अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये लो, ये n हो गया। ध्यान रहे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल n किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल होगा। क्यों होगा? अभी अपन थ्योरी में लिखेंगे। फिर हो क्या रहा है कि ये गुटका क्या हो गया? धस गया। धस गया मतलब इस तरह की स्थिति के अंदर अपने पास आ जाएगा। पहले गुटका जैसे मान लो यह इस पोजीशन में था, जैसे अपन इसके ऊपर बेलन को रखते हैं, गुटका क्या होगा? जमीन के अंदर धस जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ, यानी कि इस तरह की इसकी पोजीशन बन जाएगी। देखो ये बनाते हैं अपन, जैसे कि गुटका अपने पास यहां आ गया खिसक करके, ये देखो साइज का थोड़ा फर्क बन सकता है। अब ये यहां से, जैसे ये फर्श था इतना, चलो ये खिसक गया। ये पहले ये यहां था, पहले गुटके की स्थिति क्या थी भाई? यहां इस पोजीशन पे थी। अब कहां गई? इस पोजीशन पे आ गई। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि यहां इधर फर्श के ऊपर ये क्या रखा था? ये गुटका था भाई, ये लो। ये लो, यानी कि ये जो गुटका था पहले इस पोजीशन पे था, यूं था। अब यहां से क्या आ गया? यूं आ गया। लेकिन ऐसा कब आया ये? जब इसके ऊपर अपन ने किसी बेलन को रखा था। यानी कि अगर अपन बेलन की बात करें तो देखो भाई, ये अब उसकी पोजीशन आ रही है। इस तरह से अपन बेलन की पोजीशन ले रहे हैं, यानी कि यूं बनना चाहिए था, ऐसे ऐसे। ये लो, ये स्थिति अपने पास आ गई बेलन रखने पर। अब इस स्थिति में इस पर लगने वाले बलों की बात करें तो देखो, पहले तो अपन इसका नाम दे दें कि ये अपन ने जो डायग्राम ये बनाया है किस पोजीशन को शो कर रहा है? गुटके का बल निर्देशांक आरेख है ये। गुटके का बल निर्देशांक आरेख है ये। इसे अपन कहेंगे गुटके का बल निर्देशांक आरेख। अब देखो भाई, अब बेलन सहित जो बल निर्देशांक आरेख बनेगा अपने पास, वो किस तरह से होगा? वो देखेगा, ये तो भाई मेरे पास बेलन था, ये अपन ने गुटके के साथ यूं ले रहे हैं, और ये आपको खुद को पता है कि ये 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत से क्या है? नीचे धसा है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं इसके ऊपर यहां इधर बल की बात करूं तो देखो भाई, कुल बल कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो देखो भार कितना हुआ? 25 किलो तो किसका है द्रव्यमान? बेलन का। 2 किलो किसका है? गुटके का। यानी टोटल कितना हो गया? 27 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। अगर 27 किलोग्राम मेरे पास अगर ये द्रव्यमान है तो भार कितना होगा भाई? mg होता है 27 × 10, यानी 270 न्यूटन का बल हो गया। कैसे भाई? बेलन का द्रव्यमान कैपिटल M, स्मॉल m किसका द्रव्यमान है? गुटके का, इंटू g, तो ये हो गया है 25 + 2, g का मान 10, 25 और 27, यानी कि 270 न्यूटन बल। इतना बल, या यूं कह सकते हैं इतना भार कहां लग रहा है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। और इसी का अब क्या लगेगा भाई? प्रतिक्रिया बल। यहां n था तो अब इस प्रतिक्रिया बल को कह देता हूं मैं n डैश हो गया, और ये कहलाएगा
गुटके प्लस बेलन द्वारा निर्मित निकाय का बल निर्देशांक आरेख है। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, यहां तो शायद लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, यह लिख देता हूं, इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूं भाई इसके बारे में। ये मेरे पास बन गया है गुटके प्लस बेलन द्वारा निर्मित निकाय का, प्लस बेलन द्वारा निर्मित निकाय का बल निर्देशांक आरेख है। बल निर्देशांक आरेख, ये लो भाई, ये इसका बल निर्देशांक आरेख है। ये जो अपन ने डायग्राम बनाया, यहां इस डायग्राम से सारी चीजें अपने पास ये क्लियर है। अब केवल अपन को इनकी थ्योरी है, या कह सकते हैं इनकी स्टेप्स को मुझे लिखना है एक एक को। अब एक एक को लिखूंगा। देखो पहले चित्र में क्या पूछ रहे हैं, फर्श के धंसने से पूर्व गुटके की फर्श पर क्रिया क्या है, इसकी मेरे को पहले थ्योरी लिखनी है। फिर धंसने के बाद की क्रिया क्या है वो मुझे लिखनी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, क्योंकि ये डायग्राम बार बार अब अपने पास क्या होगा, यूज होगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसको देख करके ही अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए एक बार आप इस डायग्राम को क्या कर लें, नोट कर लें, क्योंकि अपन इसको देखते हुए इसको नोट करेंगे। इसके बारे में सारी बातें अपन को लिखनी है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब देखिएगा, अब इससे आगे के स्टेप्स को मैं इसमें लिखता हूँ भाई। इसको मुझे क्लीन करना ही होगा। चलो आप क्वेश्चन को तो आपने नोट कर लिया होगा,